आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से जिस विषय को लेकर बात करना चाहता हूँ वो ऐसा है, वो सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कैसा है? अब वैदिक जो है, वैदिक यानी एक जो पराशर जी ने जिस विधि का शोध किया है, पराशर होरा जी का, आदरणीय पराशर होरा जी ने जिसको खोजा है कुंडली को, उसके मुताबिक कैसा है, जिस भाव में जो ग्रह है उसकी परिस्थिति को हम लोग पकड़ते हैं। उसमें नक्षत्र को उतना महत्व नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, एक तरफ है कृष्णमूर्ति पद्धति जिसके अंदर में ये नक्षत्र को ही महत्व दिया गया है। तो अगर मान लीजिए, उसके बाद में लाल किताब है। लाल किताब में कैसा है कि आपको केवल एक ही लग्न मानना पड़ता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपको सारी सेटिंग माननी पड़ती है। तो प्रश्न ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये कोई आदमी ये तीन चीज़ें के विषय में जानता है और उसमें अगर जाता है तो काफ़ी उसको एकदम भ्रमित हो जाता है वो, कि भाई अगर इसकी मंगल की महादशा चल रही है तो फिर कैसे करें, इसको क्या पिन्हाएं। अब मंगल की महादशा, इसका मान लीजिए मंगल की महादशा कर्क की लगने की कुंडली है, उसमें मंगल की महादशा चल रही। अब मंगल की महादशा में जो मंगल है वो 10वें और 5वें घर का मालिक है कर्क राशि की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में। तो अगर मान लीजिए उसने मंगल उसका बैठा हुआ है 10वें भाव में, तो दिशा बली हो गया और दिग्बली भी हो गया वहाँ। और तो उसको क्या है कि भाई अब इसको मान लीजिए मूंगा पहनाना है, कि चलो भाई इसकी दशा का एडवांटेज लेते हैं तो मूंगा पहनाते हैं। फिर प्रश्न आएगा, वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ज्योतिष, कि भाई ये मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा है, फिर नक्षत्र का जो स्वामी है उसके लिए योग कारक है या नहीं है, वो कहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह से जब कन्फ्यूज़न चलता है तो काफ़ी चीज़ें ये हो जाती है, मिक्स हो जाती है। उसमें ऐसा होता है कि आदमी क्या पहना है उसको। फिर अब चंद्रमा है, चंद्रमा लग्नेश है कर्क लग्न की कुंडली में, मान लीजिए वो किसी नकारात्मक नक्षत्र में बैठा है, हो गया। आप तो ये क्या है कि सिद्धांत क्या है, आप अगर जितना ऐसे घूमते जाओगे तो आप सिद्धांत को कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कि जो अगर आप पराशर फल दीपिका में जाते हैं उसके अनुसार आप काम करते हैं तो उसी पर रहिए। यदि आप केपी में जाते हैं तो केपी पे ही रहिए, और लाल किताब में जाते हैं तो फिर लाल किताब के अनुसार ही चलिए। तो मेरा कहना यही था कि सारी चीज़ें करना ठीक नहीं है। जैसे कि भाई ये भी कर लिया वो भी कर लिया, क्या होगा। अब एक सिद्धांत ऐसा है और एक कि जैसे मान लीजिए कि राहु चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में राहु बैठा हुआ है सिंह लग्न की कुंडली में, और राहु की महादशा है। अब राहु की महादशा है तो सिंह लग्न की कुंडली में चौथे घर का जो स्वामी है, चौथे घर में जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक, वहाँ तो राहु नीच का होगा। अब इसमें बात कैसी है कि भाई जिस घर में जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। उससे अगर 7वें है तो उसका फल अलग है, उससे अगर 12वें है तो उसका फल अलग है। तो अब इसमें भी वही चीज़ आ गई। तो क्या है कि किसी भी एक सिद्धांत को पकड़ के चलोगे तो काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। इधर उधर भटकते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या है, जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बात कैसी है कि महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रति अंतरदशा, ये सब चीज़ें जो हैं ये फल देती है। परिणाम 100% परिणाम मिलता है, बस उसकी प्लेसमेंट सही चाहिए। यदि मान लीजिए छठे भाव में आपका जिसकी महादशा नाथ है उसकी महादशा छठे भाव की चल रही है तो आपको परेशानी देगा ही देगा, कोर्ट कचहरी दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर वो नक्षत्र कोई भी हो, फिर उसका नक्षत्र आप योग कारक बन के बैठा हो कहीं भी,
लेकिन आपको उसके छठे भाव में बैठे हुए स्वामी की जो महादशा है उसका परिणाम आपको छठे भाव के हिसाब से ही भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा जो लोग सीखते हैं, इसमें जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मेरा थोड़ा सा ये संदेश था। आपको अच्छा लगा तो ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।